नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय मैनपाट दौरे के लिए रवाना हुए और दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नेशनल हेल्थ मिशन की संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। तीसरी बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक कलेक्टर प्रधानमंत्री और मोदी और शिवराज सरकार का गुणगान करते नजर आए। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय मैनपाट दौरे के लिए रवाना हुए। दौरे में जाने से पहले सीएम बघेल ने सड़क हादसे में 7 बच्चों की मौत पर शोक जताया और कहा पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से सहायता राशि दी जा रही है। वहीं आरक्षण मुद्दे पर एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधते हुए कहा कि राजभवन बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल को लेकर सीएम ने कहा हमारे पास जो पैसा जमा रहेगा वो देंगे, इसमें सारे कंडीशन हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पंडित नेहरू को लेकर की गई टिप्पणी पर सीएम बघेल ने कहा हमारे प्रधानमंत्री सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे, जो बात कहनी थी वो बात नहीं किए। पीएम मोदी ने अडानी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, देश में जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में वो नहीं बोले। अडानी दूसरे से 23 नंबर पर कैसे पहुंच गए? पाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाह रहा था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। एलआईसी के पैसे डूब रहे हैं, एसबीआई के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, एक दिवसीय मैनपाट दौरे पर रवाना हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके मैनपाट में? जी हाँ पूजा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे के लगभग रायपुर से रवाना हुए हैं। मैनपाट महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है मैनपाट में, उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ से मैनपाट के लिए रवाना हुए हैं और कई वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ बॉलीवुड के जो कलाकार है उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो भी आज छत्तीसगढ़ में मैनपाट पधार रहे हैं और वहाँ पर जो उनकी प्रस्तुति है वो होगी। इसी के साथ जो लोग वहां पर मैनपाट में मौजूद रहेंगे कार्यक्रम के दौरान, उनसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे और इसके बाद वो रायपुर के लिए वापस लौट आएंगे। कई मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी। सबसे बड़ी बात जो थी वो राज्यपाल को लेकर, जिस प्रकार आरक्षण फंसा हुआ है और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सहज रूप से राज्यपाल उनकी बड़ी बहन की तरह है, और लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अगर इस नजर से देखते हैं कि आरक्षण पर जिस प्रकार उनका रवैया है और कोई फैसला लेती हुई वो नजर नहीं आ रही है, तो इस पे सरकार का रुख जो है वो इस समय जो है बदला हुआ है। और इसी के साथ वो ईडी की जांच जो जिस प्रकार चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा और अडानी पर जिस प्रकार इस समय पूरा देश जो है
वो जानना चाहता है कि आखिर 2 नंबर से किस प्रकार वो 23 नंबर पर पहुंच चुके हैं और 600 से कैसे वो 2 नंबर पर आ गए थे बिजनेस में। तो इसको लेकर भी भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को सदन में सुन रहा था। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, लेकिन जो अडानी जिस पर लोग सोच रहे थे कि प्रतिक्रिया देंगे मोदी, उन पर मोदी जी का कोई जो प्रतिक्रिया है वो देते हुए नहीं देखे गए और कोई रवैया साफ नहीं हुआ। इससे साफ होता है कि अडानी जो है वो मुख्यमंत्री के मित्र हैं और प्रधानमंत्री के मित्र हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो बयान है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है और उन्होंने जो है लगातार ये बात कह रहे हैं। और इसी के साथ हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भी कई बार जो है अपनी बात रखी थी प्रधानमंत्री को लेकर कि आखिर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है। जी पूजा। जी बिल्कुल निशा, अगर बात करें कि आरक्षण मुद्दे पर लेकर सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहना है सीएम भूपेश बघेल का? जी हाँ, आरक्षण का मुद्दा जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आया है राजभवन को और उस पर जवाब देना है कि आखिर राज्यपाल के पास तीन आरक्षण पर जो निर्णय लेने के संकेत थे उन पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। या तो राज्यपाल उसको स्वीकार कर ले जो आरक्षण बिल है, या फिर उसे राज्य सरकार को वापस दे दे, या फिर उसे राष्ट्रपति को भेज दे। लेकिन इन तीनों में से किसी एक पर भी फैसला नहीं आया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगे हैं। इसे ही लेकर के हम देख रहे हैं कि इस पर भी जो है बहस छिड़ी हुई है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर जो है सवाल गढ़े जा रहे हैं कि आखिर राज्यपाल को ऐसा पत्र या राजभवन को ऐसा पत्र कैसे भेजा जा सकता है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार जो रवैया है राज्यपाल को वो साफ करना चाहिए, या फिर कोई निर्णय ले लेना चाहिए, या तो उन्हें राज्य सरकार को वापस कर दे वो बिल, या फिर क्योंकि ये जो बिल है ये विशेष सत्र के दौरान हमने देखा था कि जब विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था तो पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को पास किया गया था। बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि यदि इस बिल से उन्हें नुकसान था या इस बिल के साथ वो नहीं थे तो पूर्ण बहुमत से ये बिल विधानसभा से कैसे पारित हो गया, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। और फिर बार बार जिस प्रकार राज्यपाल पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर राज्यपाल अनुसुईया उइके काम कर रही है, इनको लेकर भी काफी तंज देखने को मिल रहा है। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस पर जो है राज्यपाल को अपना जो रुख है वो साफ करना चाहिए और आगामी दिनों में या तो वो कोई निर्णय ले ले, या फिर जो ये बिल है और जिस पर अब जो है राजभवन को जो लेटर गया है हाई कोर्ट से उस पर जो है जवाब दे राज्यपाल। जी पूजा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां नेशनल हेल्थ मिशन की संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि थोड़े से पदों के लिए लाखों अभ्यर्थी फीस जमा करा ली गई और सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आ जाती हैं, फिर भी सरकार एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा कराती है और वह एजेंसियां परीक्षा भी सही ढंग से नहीं करा पाती है, जिससे पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। पहले भी व्यापम और दूसरी परीक्षा में घोटाले हो चुके हैं। ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता है। ये सरकार तो भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है, घोटालों की, और अभी अभी लड़कों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम ग्वालियर में हुआ है नर्सिंग परीक्षा में, जिसमें करीब 80,000 लगभग छात्राओं ने नर्सिंग परीक्षा देने का काम किया। लाखों रुपए करोड़ों रुपए सरकार को फीस मिली है, और उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ ये जानबूझकर सरकार की साजिश है कि परीक्षाएं प्राइवेट कंपनी से कराते हैं, निजी कंपनियों को सौंपते हैं और उनसे भी दलाली करते हैं। एकाएक लेन देन का सरकार में क्या इतने हमला नहीं है? पूर्व में सरकार अपने हर जिले में भर्ती होती थी, क्यों नहीं? अधिकार डेमोक्रेसी है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्टाफ नर्स परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आया था, उसमें मध्य प्रदेश में जो सियासत है वो गर्मा गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इस पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, जिस तरह से एनएचएम का मामला आया था और स्टाफ नर्स की परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी,
उसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है कि किस तरह से प्राइवेट एजेंसियों को काम दिया जाता है परीक्षा करने के। क्या सरकार के पास अमला नहीं है? क्या सरकार परीक्षा नहीं करा सकती है? ऐसे कई आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर लगाए हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में लगातार भ्रष्टाचार होता आ रहा है, पहले व्यापम, फिर ई टेंडरिंग और ये नर्स का जो परीक्षा का मामला आया है जिसमें पेपर लीक हुए हैं और लगातार पैसे वसूली का किए जाते हैं, ऐसे जो एजेंसियों को काम दिया जाता है भ्रष्टाचार होता है। तो सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दूसरी बार से ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो सामने ना आए। बिल्कुल कृष्णा, ऐसा देखा गया है कि पहले भी कई सारे घोटाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर सवालिया तो उठता ही है, क्योंकि इतनी सारी सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरीके से पेपर लीक होना बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब किस तरीके से उन पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में किसी का भी अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहना है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था परीक्षा करवाने के लिए उससे संज्ञान लिया जा रहा है और जो अपराधी थे, जो इसमें संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसका सीधा कहना है कि ना तो उन्होंने परीक्षा कराई है, जिस एजेंसी को दिया था एजेंसी के मार्फत ये पेपर लीक हुए हैं। और यही बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने उठाया है कि क्या सरकार में ऐसे स्टाफ नहीं है, क्या सरकार में अमला नहीं है जो परीक्षा करा दे? क्यों एजेंसियों को परीक्षा जैसी चीजें दी जा रही है? इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सरकार की भी संलिप्तता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन में महापंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मूल्य बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों की महापंचायत में चर्चा की गई। यह पंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से किसान नहीं आएंगे जो ट्रैक्टर बैन है, वहीं ट्रैक्टर GIC मैदान में पंचायत में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जो गाड़ियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं, अब अगर वे चलेंगे तो वह अवैध हैं। क्या इस तरह की सरकार देश में चाहिए? राकेश टिकैत ने कहा कि यह निर्णय एक तानाशाही निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये आपके सामने है तीसरी बड़ी खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन जो है उनकी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें आपको बता दें कि राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान गन्ना मूल्य बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों की यहां पर महापंचायत आयोजित की गई है। बता दें कि यह महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से किसान नहीं आएंगे जो ट्रैक्टर बैन है, वहीं ट्रैक्टर GIC मैदान में पंचायत में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जो गाड़ियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं, अब अगर वे चलेंगे तो यह अवैध है। क्या इस तरह की सरकार देश में चाहिए? राकेश टिकैत ने कहा कि यह निर्णय एक तानाशाही निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन में महापंचायत की गई, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मूल्य बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों की महापंचायत की चर्चा की गई। यह महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से किसान नहीं आएंगे। जो ट्रैक्टर बैन है वही ट्रैक्टर GIC मैदान में पंचायत में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जो गाड़ियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं, अब अगर वे चलेंगे तो वह अवैध है। किस तरह की सरकार देश में चाहिए? राकेश टिकैत ने कहा कि यह निर्णय एक तानाशाही निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। तो ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर,
जहां पर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन में महापंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों की महापंचायत ने चर्चा की। यह महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से किसान नहीं आएंगे। जो ट्रैक्टर बैन है वही ट्रैक्टर GIC मैदान में पंचायत में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के सरकार ने आदेश दे दिए हैं और जो गाड़ियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। अब अगर वे चलेंगे तो यह अवैध है। किस तरह की सरकार देश में चाहिए? राकेश टिकैत ने कहा है कि यह निर्णय एक तानाशाही निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। तो ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन में महापंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भाकियों की महापंचायत में चर्चा हुई। यह महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से किसान नहीं आएंगे। जो ट्रैक्टर बैन है वही ट्रैक्टर GIC मैदान में पंचायत में आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जो गाड़ियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। अब अगर वे चलेंगे तो यह फिर अवैध है। किस तरह की सरकार देश में चाहिए? राकेश टिकैत ने कहा कि यह निर्णय एक तानाशाही निर्णय है, हम इसके खिलाफ हैं। तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की है, जिसमें राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान, आवारा पशु, बिजली की दरें और किसानों के उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में चर्चा की। यह महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, पहले भी देखा गया है कि 3 कृषि बिलों को लेकर किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। एक बार फिर यहां पर देखने को मिल रहा है कि राकेश टिकैत ने कुछ किसानों को इकट्ठा कर लिया है और एक नया मुद्दा यहां पर लेकर आ रहा है। क्या लगता है, एक बार फिर ऐसा ही आंदोलन देखने को मिलेगा जैसा पहले देखने को मिला था? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। उसके मद्देनजर क्या ये आंदोलन हो सकता है? ऐसी आशंका जताई जा सकती है। पंचायत चलाई गई है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने उनकी अगुवाई में यह पंचायत चल रही है, जहाँ पर तमाम जो किसान है वो पहुंचे हैं और उसके साथ ही हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसान से उनकी रोक लगा दी गई है। तो पूरा जो एक जो सिनेरियो तैयार किया गया है किसान पंचायत का, वो ये है कि यहाँ पर किसानों का जो गन्ना बकाया है और उसके साथ एक बिजली बिल बकाया है, उसमें जो उनके बिजली के बकाये के बाद उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और वहीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो खत्म करने की बात की जा रही है। इसके विरोध में ये किसान पंचायत बुलाई गई थी। 3 दिवसीय किसान पंचायत है और GIC कॉलेज में जो पंचायत चल रही है इसको लेकर हालांकि प्रशासन ने पूरी पहले से मुस्तैदी कर दी थी। जो बाहर से आने वाले ट्रैक्टर थे उन पर रोक लगा दी थी। पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसानों पर रोक है। हालांकि ये राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो रोक लगाई गई उससे किसान नहीं आ सकते हैं, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पश्चिम क्षेत्र में जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगातार किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहाँ एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल लगातार बनाने में जुटे हैं नरेश टिकैत हो या इसके साथ ही जो अन्य नेता है भारतीय किसान यूनियन के, वो माहौल तैयार करने लगे। खासकर जो मुद्दा वहाँ पर है गन्ना बकाया भुगतान का और इसके साथ ही बिजली बिल माफ करने को लेकर और साथ ही साथ गन्ने का मूल्य और बढ़ाए जाने को लेकर ये मांग कई बार की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी उसमें रियायत दी थी। लेकिन किसान यूनियन के नेताओं की और ज्यादा रियायत की मांग है और जिस तरीके से लगातार चौधरी नरेश टिकैत का जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर विरोध रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो रहा है, गन्ने के MSP की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही जो हाल में ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन को रद्द करने को लेकर जो एक आदेश जारी किया गया उसके खिलाफ ये आंदोलन भड़का है। जी
जी बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पहले भी एक आंदोलन किया था और काफी बड़ा आंदोलन वहां पर देखने को मिला था, और एक बार फिर यहां पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर राकेश टिकैत जो है मैदान में उतरकर आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या एक मात्र आंदोलन ही है जिसकी वजह से अपनी सारी मांगे पूरी कर ली जाए? देखिए पूजा, आप भी जानते हैं कि 19 महीने लगातार किसानों का एक बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और नरेश टिकैत उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो या अन्य मेरठ हो, अलीगढ़ आसपास की जिलों में किसान यूनियन का एक बड़ा प्रभुत्व देखा जाता है। तो ऐसे में जो एक माहौल तैयार करने में नरेश टिकैत लगे हैं कि किसानों के आगे सरकार को झुकना होगा और जो किसानों की मांग है गन्ना मूल MSP निर्धारित करना और इसके साथ ही उनका मूल्य बढ़ोतरी करना और साथ ही साथ जो मिले हैं, शुगर मिले हैं, उन पर जो बकाया है किसानों का वो सही समय पर भुगतान किया जाना और इसके साथ किसानों को राहत दिए जाना, सही समय पर उनकी फसल खरीद होना। और जो पराली जलाने को लेकर मुद्दा बनाया गया था उसमें रसायन बिक्री को लेकर भी कई बार मुद्दे बनाए गए हैं कि जो कृषि की दुकानें होती हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में लगातार किसान यूनियन जो नेता है वो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपना आंदोलन जारी करते हैं। तो एक बार फिर से पश्चिम क्षेत्र में नरेश टिकैत ने हुंकार भरी है किसानों के पक्ष में, लेकिन ये माहौल जो देखा जा रहा है वो निकाय चुनाव के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने जैसा है। लेकिन फिर भी किसानों का मुद्दा है, हालांकि बिजली बिल बकाया है, उसमें किसानों के जो कनेक्शन काट दिए गए हैं, सिंचाई का समय उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, ये मुद्दा बनाया गया है। और साथ ही साथ यह भी मुद्दा है कि जो गन्ना किसान है उनका जो शुगर मिलों का बकाया है वो नहीं किया जा रहा, उस पर सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही शुगर मिलों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई हो रही है। उससे किसान नाराज है, कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। वही डीजल में बढ़ोतरी हुई है लेकिन गन्ना किसानों के रेट में, जो गन्ना का रेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यदि आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में कलेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार का गुणगान करते हुए नजर आया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 साल तक इस सरकार के साथ बने रहना है, किसी के भटकावे में आने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर साहब का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मामला पन्ना जिले का है। दरअसल शिवराज सरकार प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत 8 फरवरी को पन्ना के अमानगंज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभा में लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी निशाना साधा। संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी अब इनके लिए इनकी जो IAS लाभी है उनको पत्र लिखा जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी हम ऐसे अधिकारी की निंदा करते हैं कि जो इतने बड़े पद पर बैठ के और ऐसा काम करें और किसी पार्टी का प्रचार करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। खुलेआम 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन देना, प्रचार करना का निर्देश कार्यकर्ताओं को, आम जनता को व सरकारी अधिकारी कर्मचारी दे रहा है। ऐसे अनुशासनहीन कलेक्टर, जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध टिप्पणी की, उसके हटाने का कार्रवाई का निर्देश दिया था, परंतु शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की सरकार इस तरह के हाई कोर्ट के आदेश निर्देश की भी धज्जियां उड़ा रही है। संजय मिश्रा जैसे कलेक्टर को तत्काल निलंबित करके उसको बर्खास्त किया जाए। अगर संजय मिश्रा को राजनीति करने का शौक है तो तत्काल इस्तीफा देके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़े, तो उनको पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार का गुणगान करते नजर आए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 साल तक इसी सरकार के साथ बने रहना है, किसी के भटकावे में नहीं आने की जरूरत है।
कलेक्टर साहब का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें नौकरी छोड़ने चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मामला पन्ना जिले का है। दरअसल शिवराज सरकार प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत 8 फरवरी को पन्ना के अमानगंज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभा में लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की है। तो मध्य प्रदेश में कलेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार का गुणगान करते नजर आए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 साल तक इसी सरकार के साथ बने रहना है, किसी के भटकावे में आने की जरूरत नहीं। कलेक्टर साहब का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मामला पन्ना जिले का है। दरअसल शिवराज सरकार प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत 8 फरवरी को पन्ना के अमानगंज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये जो मामला सामने आया है, जहां पर एक कलेक्टर जो है बीजेपी के पक्ष में बोलते नजर आए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार को अच्छा बताते हुए नजर आए और उन्हीं के पक्ष में वोट डालने की अपील की है, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या कुछ कहना है कलेक्टर का? कि पहले तो इंडियन बार जिसके चलते हाई कोर्ट में एजेंट कहा गया था, लेकिन इसको सरकार ने दिखा दिया अमानगंज में, जो कि विकास यात्रा चल रही है। विकास यात्रा ठीक है, अच्छी चीज है। आप शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक बताएं, लेकिन वो न बता करके माननीय कलेक्टर महोदय डायरेक्ट ये बोल रहे कि आप 25 साल का प्रधानमंत्री इच्छा है और हम चाहते हैं कि और इसी सरकार को वोट दें। तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय अपने पद की अवहेलना, जो कांग्रेसियों को नागबार गुजरी और क्षेत्रीय लोगों को भी नागबार गुजरी, इसी के चलते आज पवई में पूर्व विधायक पूर्व मंत्री मुकेश नायक के द्वारा पुतला दहन भी किया गया। हो सकता है कल पन्ना में भी इसी प्रकार के किए जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामला सामने आया उस पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और कांग्रेस ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कुछ कहना है कांग्रेस द्वारा? कांग्रेसियों का तो कहना है कि एक काम करें, आप पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन नौकरी छोड़ के और तुरंत पन्ना भी सामान्य सीट है, पवई भी सामान्य सीट है, आ जाए यहाँ से। क्यों के रूप में काम करते, क्यों अपनी इस पद का दुरुपयोग कर रहे, जबकि शासन के बड़े नियम है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी पार्टी का सिंबल लगा करके नहीं बोल सकता, ना किसी के पक्ष में। लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला स्टेज पर खड़े होकर के और बोल रहे हैं कि बीजेपी किसी के पहकावे। बिल्कुल राजेश, देखा जाए तो शासकीय कर्मचारी किसी भी दल का पक्ष नहीं ले सकता है यहाँ पर, तो इसको किस तरीके से अब देखा जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो एक पक्ष का यहाँ पर पक्ष लेते हुए यहाँ पर नजर आए हैं कलेक्टर, तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? के लिए तो पूरे कांग्रेस से इकट्ठे हो रहे हैं। आगामी 13 तारीख को माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अजयगढ़ पहुंच रहे हैं। देखने को मिलता है कि क्या होता है, कलेक्टर साहब को यहाँ पे हटाया जाता है या नहीं, या एजेंट के रूप में अपना प्रचार कराएंगे पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।